हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको अकबर के नौ रत्न के साथ साथ टॉप एमसीक्यूज को देखते हुए मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स और मिसलेनियस पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें कि अभी तक हमने अकबर के ऊपर दो वीडियो देखा है। पहला अकबर पार्ट 1, जिसमें हमने अकबर का आरंभिक जीवन, आरंभिक संघर्ष, साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासन को देखा है। और वहीं अकबर पार्ट 2 में हमने देखा है अकबर की राजपूत नीति, विद्रोह एवं साम्राज्य विस्तार, धार्मिक नीति के साथ साथ कल्याणकारी कार्य। तो अगर आपने अकबर पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस ऑब्जेक्टिव सेशन से पहले आप उन्हें ज़रूर देख लें, आपको निश्चित ही काफ़ी मदद मिलेगी। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकबर दरबार के नौ रत्न। सबसे पहला रत्न है अबुल फजल। यह अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। अबुल फजल अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। इनके पिता शेख मुबारक भी अकबर दरबार के विद्वानों में से एक थे। इसी मध्यकालीन लेखक ने अमेरिका के खोज का उल्लेख किया है और सलीम जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और जैसा कि हमने देखा है, सलीम के इस कुकृत्य पर अकबर काफ़ी दुखी और क्रोधित भी हुआ था। और जैसा कि हमने देखा है कि अकबर अपने समस्त संबंधियों एवं मित्रों से प्रेम और आदर का व्यवहार करता था और इसी वजह से अकबर अबुल फजल की मृत्यु पर बहुत रोया था और 2 दिन तक उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। अब देखते हैं दूसरा रत्न, राजा टोडरमल। टोडरमल एक योग्य राजस्व अधिकारी था जो पहले शेरशाह सूरी के अधीन कार्य करता था और शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए रोहतास किला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, टोडरमल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा टोडरमल अकबर के अधीन योग्य राजस्व अधिकारियों में से एक था और पदोन्नति करके दीवान पद तक पाया था। भू राजस्व में सुधार, विशेषकर 10 साला और जाब्ती प्रणाली के लिए टोडरमल काफ़ी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, राजा टोडरमल ने अकबर के लिए कई सफल सैन्य नेतृत्व भी किए हैं। अब देखते हैं तीसरा रत्न, राजा बीरबल। बीरबल अकबर का साथी एवं मित्र था जो अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता के लिए लोक प्रसिद्ध है। बीरबल एक ब्राह्मण था जिसका मूल नाम महेश दास था। अकबर ने इसे राजा बीरबल की उपाधि दी थी और 1586 ईस्वी में अकबर के साथ एक विद्रोह दमन में बीरबल मारा गया। अब देखते हैं अकबर का चौथा रत्न, मान सिंह। मान सिंह आमेर के कछवाहा शासक भारमल का पौत्र था जिसने अकबर के लिए अनेक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगलों की ओर से आसफ खां के साथ मान सिंह भी सेनापति थे और 7 हजारी मनसब तक पहुंचने वाले 2 व्यक्तियों में से मान सिंह एक थे। अब देखते हैं अकबर का 5वां रत्न, तानसेन। यह एक महान संगीतकार था। पहले यह ग्वालियर राजा के दरबार में था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। हालांकि बाद में तानसेन ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। छठा रत्न था अब्दुल रहीम खान ए खाना। यह बैरम खां का पुत्र था जिसे अकबर ने अपने पुत्र की तरह पाला था। इसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया तथा रहीम के नाम से हिंदी साहित्य में महान योगदान दिया और कुशल योद्धा होने के कारण अकबर के लिए अनेक सफल सैन्य नेतृत्व भी किया। अब देखते हैं 7वां रत्न, फैजी। यह अबुल फजल का भाई था जो अकबर दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था और फैजी की ही अध्यक्षता में फारसी अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। 8वां रत्न है मुल्ला दो प्याजा। यह भी अकबर का सलाहकार था जो हुमायूं के समय ही भारत आया था और बीरबल का कड़ा प्रतिद्वंदी था। और 9वां रत्न है हकीम मुकाम, जो अकबर का प्रधान रसोइया था।
अब देखिए लगे हाथ अकबर का टाइमलाइन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है अमरकोट पाकिस्तान में, और फिर इसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर मुगल बादशाह घोषित किए जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध, और फिर 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन होता है। इसके बाद 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत एवं आदम खां को मृत्युदंड, और साथ ही साथ 1562 ईस्वी में ही महाम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है। फिर 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है, जो हिंदुओं से तीर्थ स्थानों पर लिया जाता था। इसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करते हैं, और फिर 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। के बाद 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध, फिर 1579 ईस्वी को महजर की घोषणा। इसके बाद 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन ए इलाही की घोषणा, और अंततः 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि अकबर के अन्य सभी पुत्र पहले ही मर चुके थे, एकमात्र जीवित पुत्र था सलीम, जो अकबर का उत्तराधिकार बना और जहांगीर के नाम से मुगल वंश का चौथा शासक बना, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा तत्कालीन स्थिति भी देख लेते हैं। अकबर के ही शासनकाल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत में पहुंच गए थे, परंतु अगर 16वीं सदी की बात की जाए तो भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली का ही प्रभाव था। अंग्रेजों और डचों को इस सदी में कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में समय समय पर ईसाई पादरी भेजे, चर्च स्थापित करने की आज्ञा ली और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, लेकिन पुर्तगालियों को अच्छे संबंध के अलावा ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। आइए अब सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अकबर पार्ट 1 वाले वीडियो का प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अब देखिए जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन बी और सी मतलब मेवाड़ और मारवाड़ में कन्फ्यूज़न होगा, चूँकि ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं और राजपूताना के इन्हीं दो राज्यों ने अकबर के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अब अगर आपने अकबर पार्ट 1 वाला वीडियो देखा है तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। सही आंसर है बी, मेवाड़। अब देखिए ये चीज़ अगले क्वेश्चन में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अकबर पार्ट 2 वाले वीडियो का प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अब देखिए यहाँ भी ऑप्शन इस हिसाब से सेट किए गए हैं कि आप ऑप्शन बी में मारवाड़ और डी में मेवाड़ को देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन बी और डी को पूरा पढ़ेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अब देखिए ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह, असल में इन्होंने 1615 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर से संधि कर ली थी। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को मिला के समझते हैं। अकबर की संप्रभुता न तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह ने स्वीकार किया था और न ही मारवाड़ के राव चंद्रसेन, लेकिन जब मारवाड़ के राव चंद्रसेन मुगलों के विरुद्ध पराजित हो जाते हैं, फिर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और विरोध में गुरिल्ला युद्ध करते रहते हैं। और फिर जब 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बड़े भाई उदय सिंह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री जगत गोसाई प्रसिद्ध नाम जोधाबाई का विवाह अकबर के बड़े पुत्र सलीम जहांगीर के साथ करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष को समझिए। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई उदय सिंह मारवाड़ की तरफ से
अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इधर दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता जीते जी स्वीकार नहीं की। लेकिन फिर जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर अकबर की भी मृत्यु हो गई, तो फिर महाराणा प्रताप के पुत्र महाराजा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ संधि की। आइए अब हम लोग आज के एमसीक्यूज को देखते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को एक गेम की तरह लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अकबर पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही बनेंगे। आपको बस इतना करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसका आंसर अपने मन में दीजिए। इस तरह से आपका पढ़ा हुआ भी रिवाइज हो जाएगा और फिर लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन। और इनका पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलानौर। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब हुमायूं की आपातकाल मृत्यु होती है, उस समय जो अकबर हैं वो पंजाब के कलानौर में अफ़गानी सिकंदर सूर से युद्ध कर रहे थे। और फिर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर नामक स्थान पर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में लगभग 13 वर्ष 4 महीने की आयु में अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बैरम खां के प्रबल विरोधी कौन थे जिन्होंने उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि इन्हीं सभी सदस्यों के समूह को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना गया, जिसमें महत्वपूर्ण है महामनगा, उसके बाद उसके पुत्र हैं आधम खां, उसके बाद उनकी बेटी है जीजी अनगा और उसके पति। इन्हें पर्दा शासन के नाम से भी जाना गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट डे है, इसीलिए हमने इसको अकबर के टाइमलाइन में अभी देखा भी है। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हकीम खां। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप की तरफ से चुनी हुई राजपूत सेना का नेतृत्व कर रहे थे अफगानी सेनापति हकीम खां सूर, और दूसरी तरफ मुगलों की तरफ से सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां। आइए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। देखिए, यहाँ पर भी आप थोड़ा ऑप्शन डी, मतलब जो साम्राज्यवादी नीति है, इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप याद कीजिए, चित्तौड़ का घेरा 1567 ईस्वी, इस किले पर विजय करने के बाद अधिकांश राजपूत शासक अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही एकमात्र थे जो आखिरी तक संघर्ष करते रहे। और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लेने के लिए और दरबार में हाजिर होने के लिए कई दूत भी भेजे थे, जिसमें दूत के रूप में मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल भी आए थे। और फिर महाराणा प्रताप ने तो एक बार अपने पुत्र अमर सिंह को भगवान दास के साथ अकबर के दरबार में भेंट लेकर और सेवाएं देने के लिए भेजा भी था, लेकिन अंततः उसमें कोई समझौता हो नहीं सका, क्योंकि गौरवशाली महाराणा प्रताप अकबर की इस मांग को मानने को तैयार ही नहीं था कि वह स्वयं भेंट लेकर अकबर के सामने उपस्थित हों। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधम खां को। चूँकि जब आधम खां ने कार्यवाही वजीर को छुरा घोंप दिया था तो अकबर काफ़ी दुखी और क्रोधित हुआ था और फिर आधम खां को किले की दीवार से फेंकवाने का आदेश दिया था।
अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डाइस की रानी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडला। कि हमने इसको साम्राज्य विस्तार में पढ़ा है कि 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा या गोंडवाना विजय के अंतर्गत अकबर की तरफ से आसफ खान ने आधुनिक जबलपुर के पास स्थित उसकी राजधानी चौरागढ़ और मंडला पर आक्रमण किया था। हालांकि अपनी निश्चित पराजय को देखकर रानी दुर्गावती ने छुरा मारकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी। चूँकि हमने साम्राज्य विस्तार में देखा है कि बंगाल एवं बिहार का विजय 1574 से लेकर 1576 ईस्वी में होता है। हाँ, बिहार के शासक अफगानी दाऊद खां को मुगल की तरफ से मुनीम खां ने पराजित किया और उसी वक्त उसको मार दिया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी, जो सरदारों और गुप्तचर संस्थाओं का प्रमुख होता था। और मीर बख्शी ही मनसब के पदों की नियुक्ति और पदोन्नति आदि की सिफारिश शहंशाह के पास करता था। आइए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनसबदारी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों को रखरखाव करना पड़ता था। कथन आर, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। अब देखिए, अकबर की मनसबदारी प्रथा से लिए गए ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और जो कथन आर है वो ए की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दहसाला। इसे आइन ए दहसाला या बंदोबस्त व्यवस्था या फिर टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी। नैरंतर्य मतलब निरंतरता या बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। चूँकि हमने देखा है कि ये भू राजस्व विशेषज्ञ टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के अधीन काम करते थे। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। और अभी अभी हमने अकबर के टाइमलाइन में देखा भी है कि 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शहजादा सलीम। अब देखिए, अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोहों में शहजादा सलीम का भी विद्रोह शामिल है जो 1599 ईस्वी में हुआ था। असल में सलीम अजमेर के आज्ञा बिना ही इलाहाबाद जाकर एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया और फिर इसी विद्रोह के सिलसिले में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या भी करवा दी। अब देखिए, शहजादा सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कोई युद्ध तो नहीं किया, लेकिन अपने अनुचित और स्वतंत्र व्यवहार से अकबर को उसके अंतिम दिनों में दुखी जरूर किया। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। ये डीपली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबरी महल। चूँकि अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है और ऊपर के तीनों महल स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए सूची 1 सम्राट को सूची 2 मकबरा से। अब देखिए यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां के बारे में हमने तो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए अगर हम सिर्फ अकबर के मकबरा की बात करें तो वो सिकंदरा में है, तो इस तरह से कूट बी में 4 होना चाहिए। और अगर आप कूट को ध्यान से देखेंगे तो बी में एक ही 4 है और वो है ऑप्शन सी में। और जैसा कि हमने बाबर के बारे में भी पढ़ा है, तो बाबर का मकबरा है काबुल में, मतलब कूट ए में 3, तो ये चीज़ भी ऑप्शन सी में है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। फिर से सुमेलित कीजिए सूची 1 सम्राट को सूची 2 मकबरा से। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर बाबर, हुमायूं और अकबर दिया हुआ है, जिसके बारे में कि हमने पढ़ा है। चूँकि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, मतलब सी का 4, और अगर हम देखते हैं कूट में तो सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी तरह सही जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चूँकि अकबर का शासनकाल खत्म होते होते तक छायांकित भाग पर मुगल का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और मैप में जो जगह बी को दर्शाता है वह जगह लाहौर है और जो जगह ए को दर्शाता है वह जगह गोंडवाना है। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। चूँकि जैसा कि हमने अकबर की धार्मिक नीति में देखा है कि अकबर सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था और वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर अक्सर जाया करते थे। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। वास्तव में यह कथन ही गलत है, अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन। अकबर का शासन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन। टोडरमल संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मालगुजारी सुधारों से। मालगुजारी मतलब राजस्व। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1582 ईस्वी में। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
अकबर। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमने अकबर की धार्मिक नीति में देखा है कि दीन ए इलाही वास्तव में एक सूफी मार्ग था। अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। और अभी अभी हमने टाइमलाइन में भी देखा है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अब देखते हैं 40वां क्वेश्चन। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। हमने धार्मिक नीति में देखा है कि जब अकबर इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देते हैं तो अकबर को श्रेय के बदले बदनामी ही मिलती है, और फिर काजियों ने तो अकबर को धर्म विरोधी बताते हुए फतवे जारी कर दिए और विद्रोह कर दिए थे। अब देखते हैं 42वां क्वेश्चन। कथन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और कथन आर है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की जन्म के खुशी में बनवाया। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा तो बनवाया था, लेकिन यह जहांगीर के जन्म की खुशी में नहीं था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं 43वां क्वेश्चन। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाज़ा। अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अब देखते हैं 45वां क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचमहल। अब देखते हैं 47वां क्वेश्चन। जहांगीर महल स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा। जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने अपने उत्तराधिकार पुत्र सलीम या जहांगीर के रहने के लिए करवाया था, और यह महल भी आगरा किले में ही स्थित है। इस महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अब देखते हैं 48वां क्वेश्चन। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फैजी, जो अकबर के नौरत्नों में से एक था और राजकवि था। अब देखते हैं 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था, जिनमें प्रमुख है नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी इत्यादि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रज्मनामा। अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखते हैं 52वां क्वेश्चन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरविजय सूरी।
अब देखते हैं 53वां क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दसवंत। अब देखते हैं 54वां क्वेश्चन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। चूंकि अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था और वहीं एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1533 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक था, इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अब देखते हैं 55वां क्वेश्चन। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। अब देखते हैं 56वां क्वेश्चन। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। अब देखते हैं 57वां और आखिरी क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 1564 में जजिया कर की समाप्ति, 1575 में इबादत खाना का निर्माण, 1579 ईस्वी में महजर पर हस्ताक्षर, 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना। तो अकबर के नौरत्न, अकबर के टाइमलाइन के साथ ये थे अकबर के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप अपने स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिरी चीज़, हिस्ट्री के ऊपर माइंड मैप के ज़रिए और भी वीडियोस बन चुके हैं और टॉप MCQs की भी सीरीज चल रही है जिसे आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।